पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिंग के दिल के अंदर उस भिखारी ने वो पिल डाल दिया था। अब आगे, भिखारी के उस पिल को उसकी बॉडी के अंदर प्लांट करने के बाद मिंग बेहोश हो जाता है। भिखारी कहता है, मेरा पहले वाला स्टेप तो काम कर गया, अब सेकंड स्टेप की बारी है। भिखारी हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसके माथे पर उंगली लगाते हुए कहता है, चलो फिर करते हैं। और साथ ही भिखारी की बॉडी नीचे गिर जाती है, यानी कि भिखारी की सोल जो होती है वो मिंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद मिंग अपनी आंखें खोलता है। मिंग कहो या फिर भिखारी कहो, वो अपनी आंखें खोलता है। भिखारी अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है, ये वाली बॉडी तो उस भिखारी की बॉडी से बहुत ज्यादा अच्छी है। भिखारी आगे बढ़ता है और उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से कुछ चीज निकालने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ रुक जाता है। वो कहता है, लगता है कि इस लड़के का रिजॉल्व बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको शॉर्ट टाइम में इसकी सोल को ट्राई नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसकी सोल के ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी होना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिंग कहता है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है। सबसे पहले मुझे अपने उस गोल्डन ट्रेजर को अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। वो उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से गोल्डन क्लॉक को निकालता और कहता है, ये वो स्पेशल खजाना है जो मैं चोरी करके लाया हूं। वो उस क्लॉक को अपने हाथ के ऊपर रखता है और साथ ही उस क्लॉक के ऊपर अपना ब्लड डालता है ताकि वो उसको अपना मास्टर मान ले। और साथ ही वो भिखारी उस क्लॉक को पहन लेता है। उसका नाम डिवाइन गोल्डन क्लॉक होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भिखारी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्या कहता है, ये तो वाकई में एक डिवाइन वेपन और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। भिखारी कहता है, मैंने 30 साल अपने जाया किए सिर्फ इस चीज को चोरी करने के लिए, आज फाइनली मैंने इस चीज को पहन लिया है। लेकिन यहीं पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे बंदे की आवाज आती है जो कि एक फेरी होती है जो इस डिवाइन वेपन की गार्डियन है। और वो कह रही होती है कि ब्लड सेक्रीफाइस बिल्कुल परफेक्ट रहा है, हमारे इस डिवाइन क्लॉक को उसका नया मास्टर मिल चुका है। भिखारी उससे कहता है, आयश ये आवाज किसकी है, क्या तुम इस क्लॉक की फेरी गाइड हो? लेकिन वो फेरी गाइड कहती है, मास्टर मिंग की बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल सोल है, इससे अभी के अभी डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये मास्टर मिंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। भिखारी चिल्लाना शुरू कर देते और कहते, कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, मैंने तुम्हें पहना है तो मास्टर तुम्हारा, मैं हूं मिंग नहीं। वो फेरी गाइड उसे कहती है, लेकिन इस क्लॉक के ऊपर जिसने अपना ब्लड डाला है मेरा मास्टर वो है, यानी कि मेरा मास्टर मिंग है, तुम नहीं। भिखारी आगे से चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है, मुझे 30 साल लगे इस क्लॉक को चोरी करने में, तू मुझे इस तरह से मार नहीं सकती। और साथ ही मिंग की बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और वो फेरी गाइड उस भिखारी की सोल को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। वो भिखारी जहां पर मर जाता है, भिखारी की सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद मिंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद मिंग को होश आती है। मिंग उठ के बैठ जाता है और कहता है, इस भिखारी ने तो मेरी बॉडी ले ली थी, लेकिन मैं फिर से अपनी बॉडी के अंदर कैसे हूं, ये कैसे हो सकता है? मिंग को उसी फेरी गाइड की आवाज आती है, उसे कहती है, मास्टर मिंग। उसे कहता, कौन है यहाँ पर, कौन को जो मास्टर कह रहा है? उसी वक्त मिंग के सामने एक छोटी सी फेरी आती है और उसे कहती है, मास्टर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिवाइन क्लॉक की फेरी गाइड हूं और मेरा नाम बाओमिंग है। बाओमिंग उसे कहती है, जितने भी इस तरह के डिवाइन वेपन्स हैं उन सभी के साथ इस तरह की एक फेरी गाइड होती है जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है, इसीलिए मैं इस डिवाइन क्लॉक की फेरी गाइड हूं। मिंग मुझसे पूछते हैं, बाओमिंग क्या तुम्हें पता है कि वो बुरा आदमी कहां पर चला गया जिसने मेरी बॉडी ले ली थी? बाओमिंग उसे कहती है, उसकी सोल को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि उसने इस डिवाइन क्लॉक को आपकी बॉडी के साथ अटैच किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके अंदर एक स्पिरिट हो सकती है जो कि उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिंग अपने उस डिवाइन क्लॉक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, मेरे हाथ में एक हेविली ट्रेजर लग गया है, क्या मैं इसे वाकई में रख सकता हूँ? क्या मैं इसका मास्टर हूँ? बाओमिंग उसे इस गोल्डन क्लॉक के बारे में बताती है कि इस गोल्डन क्लॉक को हमारे पैट्रियर्क ने बनाया है, जिसको स्काई रोमर भी कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस क्लॉक को वक्त की शुरुआत से पहले बनाया गया था, जब इंसान को भी बनाया भी नहीं गया था। जब वो इस क्लॉक को बना रहा था तो उसने मार्शल आर्ट्स की डीटी यानी मार्शल आर्ट्स के गॉड की कोर को इसमें यूज किया था, और इसके अलावा उसने इस क्लॉक को बनाने में बहुत कुछ डाला था। ये सब कुछ डाल लेने के बाद वो 3 बड़ी दुनियाओं में गया, जहां से उसने 49 किस्म के अलग अलग सब्सटेंसेस को ढूंढा, और वो सारी चीजें ही डिवाइन वेपन्स थे। उन सबको भी उसने इस क्लॉक के अंदर शामिल कर दिया। उससे इस क्लॉक को बनाने में पूरे 3000 साल का अरसा लगा। मिंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता और कहता है, तो इसका मतलब ये डिवाइन वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है और ये फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बाओमिंग उसे कहती, हाँ मास्टर, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये एक डिवाइन वेपन है और जिसके पास भी ये होगा वो फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल करेगा, क्योंकि इसके अंदर विस्प ऑफ डेस्टिनी है और मार्शल आर्ट्स के गार्ड का कोर भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा भी थोड़ी देर पहले उस भिखारी ने तुम्हें एक ब्लेसिंग पिल खिलाई थी, जिसकी वजह से तुम अपनी की गैदरिंग को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, और मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही, मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी, और उसके बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे।
मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि मैं इस भिखारी के हाथों से मरने वाला हूं और मेरी बॉडी वो भिखारी ले लेगा, लेकिन मेरी किस्मत तो वाकई में चमक गई। मेरे हाथ में एक डिवाइन वेपन लग गया है और साथ ही मुझे एक ब्लेसिंग पिल भी मिल गई है। बाओमिंग उसे कहती है मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, इस भिखारी की बॉडी में इसके कपड़ों के अंदर एक और स्पेशल चीज है। इसके पास एक स्क्रोल है जिसका नाम स्काई रोमिंग सूत्रा है। उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं जिनको तुम कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। मिंग आगे बढ़ता है और उसके कपड़ों के अंदर से उस स्क्रोल को निकल आता है। बाओमिंग उसे कहती है इसके अंदर डिवाइन लेवल का एक सूत्रा है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं, तुम इनको कल्टीवेट कर सकते हो। ये सिर्फ हेवनली अर्थ के क्वालिफाइड बंदे को ही दिया जाता है। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं ये तो डिवाइन लेवल का सूत्रा है, अगर मैं इसको बेचता भी हूँ फिर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी जी फैमिली के पास जो फाइन और वाटर वाले सूत्रा हैं वो इतने ज़्यादा खास नहीं है। ये वाला तो हन के सामने बहुत ही बड़ी तबाही है। बामिंग उसे कहती है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन को तो पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया है, तुम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ना इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मिंग आग से रोना शुरू कर देता है और कहता बामिंग क्या तुम ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना बंद करोगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ? तुमने ये बात करके मुझे बहुत ज़्यादा रुला दिया है। बामिंग उसे कहती है मैं सिर्फ एक सेपरेट गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशंस या फीलिंग नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मिंग कहता है अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चलो फिर ठीक है, मैं इसको बाजार में जाकर बेच देता हूँ, इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बामिंग उसे कहती है मास्टर लेकिन तुम इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए हमारी कटी हुई मेरिडियंस को फिर से ठीक कर सकती हूँ। तुम की को गैदर कर सकते हो और साथ ही ठंडे पानी में बैठने की वजह से तुम्हारी बॉडी को जितना भी नुकसान पहुंचा है मैं उस सबको भी हील कर सकती हूँ। मैं गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है ये सारी बातें तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा रोना पड़ा और ऊपर से बार बार मुझे मास्टर कहना बंद करो, क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती, तुम मुझे मिंग कहा करो। मम्मी उसे कहती है मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं किसी के नाम से कैसे पुकारते हैं। मिंग उससे कहता है मैं तुम्हें जो भी कहूंगा तुम आग से यही बहाना बनाओगी, चलो फिर ठीक है जो मर्जी करती रहो। मिंग उससे कहता है चलो छोड़ो ये सारी बातें, जल्दी से मेरी मेरिडियंस को फिक्स कर दो ताकि मैं की को गैदर कर सकूं, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बाओमिंग उसे कहती है यहाँ पर नीचे लेट जाओ। मिंग वहीं पर जमीन के ऊपर लेट जाता है। बाओमिंग उसे कहती है तुम बस रिलैक्स करो, बाकी का सारा काम मेरा है, और साथ ही वो उसके माथे के ऊपर आकर बैठ जाती है। मिंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम अपनी तशरीफ को मेरे चेहरे के ऊपर से हटाओगी? बाओमिंग उसे कहती है लेकिन क्यों? मिंग उसे कहता है कोई ऐसा नहीं चाहता कि कोई दूसरा अपनी तशरीफ को उठाकर उसके चेहरे पर रख दे। बाओमिंग उसे कहती है मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स हैं या नहीं। मिंग फिर कहता है ठीक है जहां मर्जी बैठ जाओ। फिर वो उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है और साथ ही मिंग के हार्ट की तरफ दिखाते हैं। उसके हार्ट के अंदर जो पिल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी डेविल्स की आत्मा है वो सारी भी दिखाई जाती है जो कि पहले उसके दिल को ब्लॉक करके खड़ी थी, अब वो सारी साइड पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिलीज हो जाती हैं। मिंग कहता है मुझे फाइनली फिर से महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी मेरिडियंस फिर से ठीक हो चुकी हैं, मेरी बॉडी के अंदर की कल्टीवेशन फिर से हो रही है। अपनी कल्टीवेशन दोबारा मिलने के बाद मिंग कहता है फादर मदर अब मैं कोई कचरा नहीं रहा, मेरे पास मेरी पावर फिर से वापस आ गई है। आप दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मैं उन लोगों को जरूर मार डालूंगा जिन लोगों ने तुम लोगों को मारा था। मैं एक एक करके उन सबसे बदला लूंगा जिसने भी मेरे पेरेंट्स को मारा है या जो लोग भी मेरे पेरेंट्स की मौत में शामिल थे। सारी रात माउंटेन के ऊपर गुजारने के बाद मिंग सुबह के वक्त अपने घर वापस आता है। वो दरवाजा खोलने के बाद अपनी कॉटेज की तरफ जाने लगता है। वहीं पर सामने उसका बड़ा कजिन जिंग खड़ा होता है। जिंग उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम रोजाना ही ठंडे पानी में कल्टीवेट करने के लिए जाते हो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि वहां पर जाकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की वजह से तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, फिर भी तुम वहां पर क्यों जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गांव में जो मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है तुम उसमें हिस्सा लेने के बाद रेड सन सेक्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो इसलिए तुम वहां पर रोजाना जाते हो और अपने आप को कल्टीवेट करते हो? मिंग उसे कहता है तुम्हें सबके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है, अब जबकि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं वहां पर ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट करता हूँ, मैं 20 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहूंगा। जिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस को तो मैंने ब्लॉक कर दिया था, अब तुम बिल्कुल एक डिसेबल पर्सन हो। अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एक कचरा हो, अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम एक कचरा हो फिर भी तुमने मेरे नौकर के सामने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नौकर के साथ भी बदतमीजी करने के लायक हो? अब इस सब के लिए तुम्हें एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। और साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मियांग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मियांग पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जिंग उसे कहता है कमीने लड़के अब मेरी बात जरा गौर से सुनो, हालांकि तुम मेरे कजन हो लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने हमारे कबीले के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगाया था, इसी वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तुम भी उन्हीं के कदम पर चल रहे हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे नौकर पर हाथ उठाने की? अगर दोबारा कभी जिंदगी में तुमने मेरे नौकर पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और मैं तुम्हें एक और बात बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी लेडी हान यहाँ पर आने वाली हैं। लेडी हानियो तो तुम्हें याद ही होंगी, अंकल बू की बेटी। हालांकि हानियों के साथ बचपन में ही तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी गई थी, लेकिन अब जबकि तुम सिर्फ कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी इस एंगेजमेंट का कोई भी मोल नहीं रहा। इसीलिए उसे तंग मत करना। मियांग उसे कहता है, मेरा उस लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। जिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल तो है, तंग मत करना। मियांग उसे कहता है, मेरा उस लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। यंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लेडी हानियो पहले ही रिटसन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन चुकी है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लड़की है। तुम्हारा जैसे कचरे को तो वो देखना भी पसंद नहीं करेगी। मैंने अपने फादर से कहा है कि मास्टर वहां के पास शादी के कुछ गिफ्ट भेजे जाएं। मैं तुम्हारे लिए उस लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हारी बीवी बनने वाली थी। अब वो बीवी मेरी बनेगी। और साथ ही जिंग हंसता हुआ वहां से चला जाता है, जबकि मिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, मैं तुम्हें इस बार एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। तुम मुझे बहुत ज्यादा वीक समझ रहे हो। मिंग उसी वक्त बीमिंग से पूछता है, बिंग, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई शॉर्ट तरीका है जिसकी मदद से मैं जिंग से बहुत ज्यादा अच्छा बन जाऊं, और वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम में? वीमिंग उसे कहती है, हाँ एक तरीका तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरीके को अपना पाओगे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा डेंजरस है। मिंग उसे कहता है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं आइसी वाटर के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहा हूं। उससे ज्यादा खतरनाक और कौन सा तरीका हो सकता है? चलो जल्दी से मुझे बताओ, वो कौन सा तरीका है? बीमिंग उसे कहती, वो भिखारी जो कि तुम्हारी बॉडी को तुमसे छीनना चाहता था, उसने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को चोरी किया था जिसको फ्लैश फुटवर्क टेक्निक कहा जाता है। उसने उसी टेक्निक को यूज करते हुए बहुत सारे मास्टर से अपनी जान बचाई थी, क्योंकि उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो एक फ्लैश की तरह आंखों के सामने से भाग जाता था। उस फुटवर्क टेक्निक का नाम हीन स्ट्राइकिंग फुटवर्क है। अगर तुम उसको सीख लेते हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये ज़्यांग तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी की कल्टीवेशन के बेस को बनाना होगा, क्योंकि मेरिडियंस के कट होने की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जरा भी की नहीं बची। पर अपनी बॉडी के अंदर की को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें 49 दिनों के लिए भूखे प्यासे रहना होगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद अपने ही कमरे में कल्टीवेट करने की स्टेज में बैठ जाता है, और वो भी भूखा प्यासा। वो कुछ भी नहीं खाता, हालांकि उसके पेट के अंदर से आवाजें निकल रही होती हैं। मिंग उसे कहती है, अगर तुम भूख की वजह से मरना नहीं चाहते तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लेसिंग पील की वजह से जितनी भी डेवल्स की आत्मा है उन सभी की एनर्जी को कंज्यूम करो, इससे तुम जिंदा रहोगे। मिंग उसे कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी समझ आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए 49 डेज गुजर जाते हैं। मिंग कहती है, आज पूरे 49 डेज हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जागा क्यों नहीं? मिंग सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी इवल लॉर्ड्स हैं उन सभी ने इसकी पावर को कंज्यूम कर लिया है। लेकिन साथ ही वो इसके पेट की तरफ देखती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पेट के अंदर एक लाइट चमक रही होती है, यानी कि उसने अपनी की गैदरिंग को स्टार्ट कर लिया है। दोबारा से वो की गैदरिंग रूम में जा सकता है। मिंग अपनी आंखें खोलता है और अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है, उन सारे इवल लॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी थी और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। बेमिंग उसे कहती है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब जबकि आप अपनी कीदरिंग स्टेज के फर्स्ट लेवल पर आ चुके हैं, तो अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क के सबसे पहले स्टेप, जिसका नाम फ्लैश स्टेप है, उसको कब प्रैक्टिस करना है? मिंग उसे कहते हैं, रुकने की क्या जरूरत है, अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। मिंग अपने कोड चार्ट में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन अभी तक वो अपने फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को नहीं सीख पाया। मिंग कहता है, इसका फर्स्ट स्टेप सीखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरी तो बहुत ज्यादा मेहनत लग गई। उसी वक्त जियांग वहां पर आता है और दरवाजे को किक मारते हुए दरवाजे को ही तोड़ देता है। उसी के साथ लेडी हानियो भी होती है। जियांग आते ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो हमारा जीनियस विंग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, तुम वापस से उस ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट क्यों नहीं करते, यहाँ पर क्यों आ गए हो? अब क्या तुम्हें मौत से डर लगने लग गया है जो यहाँ पर आ गए हो? जियांग लेडी हानियो से कहता है, लेडी हानियो, जरा इस कचरे की तरफ गौर से देखो, ये कचरा बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहा है। ये उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है। ये 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेडी हानियो से कहती है, तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? मुझे इस कचरा को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कहीं और चलते हैं। ये तो सिर्फ एक कचरा है, एक लूजर है, मैं इसको देखकर क्या करूंगी, चलो यहां से चलो। जांगो से कहता है, तुम्हें इस बारे में गुस्सा होने की क्या जरूरत है? ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब तुम दोनों ही पैदा हुए थे तभी तुम दोनों के घर वालों ने फैसला किया था कि तुम दोनों की शादी की जाएगी।
मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम इस कचरे के सामने ये बात इसे कह दो कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी मसला फेस करना ना पड़े। यहीं पर इसको ना बोल दो, ये सिर्फ एक कचरा है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेडी हानिया उसे कहती है, तुम्हें लगता है मेरी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जांग उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ एक बार सर हिलाने और इसे कहना है कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और साथ ही स्यांग उसे कहता है, मिंगजी क्या तुमने मेरी बात को गौर से सुना? अब जल्दी से जाकर एक पेपर लेकर आओ और उसके ऊपर लिख कर दो कि तुम लेडी हानियों का पीछा नहीं करोगे और तुम इस एंगेजमेंट से पीछे हट रहे हो और दोबारा कभी इसको तंग मत करना। मिंगजी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हानियों से कहता है, किसी दूसरे के घर में आकर उसके दरवाजे को तोड़कर बिना इन्विटेशन के अंदर आना, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है? लेडी हानियों उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है जो तुम्हें मैनर सिखा सकें। तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ये सारी बातें करके मेरी अट्रैक्शन हासिल करना चाहते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बड़ा जबरदस्त स्टैंस लेते हुए उसे कहती है, मैं हानियों कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द ही क्यों ना हो। तुम्हारे जैसे कचरे के लिए गली की भिखारिन है, उससे जाकर शादी करो। मिंगू उसकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? मैं तुम्हारी अट्रैक्शन पाने के लिए ये सब कुछ क्यों करूंगा? मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पहली बात, तुम तो इतनी खूबसूरत हो ही नहीं, और दूसरी बात, अगर मैं कोई भिखारी भी होता तो भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता। तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। लेडी हानियों को उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेडी हानियों अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए साइड पे हो जाता है, यानी उसे डॉच कर लेता है। ये देखकर तो हानियों भी चौंक जाती है, लेकिन साथ ही मिंग उसे जबरदस्त कंधा मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। ना सिर्फ वो पीछे की तरफ गिरती है बल्कि पीछे वाली दीवार को भी तोड़ देती है। हालांकि उसने अपनी इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। जियांग भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिंग से कहता है, मिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी हानियों पर अटैक करने की? लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है, मिंग बड़ी ही स्पीड के साथ अपने फ्लैशबैक को यूज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। मिंग अपने पांव को यूज करते हुए उसकी टांग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके बेचारे की टांग टूट जाती है। जाओनिंग बेचारे की टांग की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर दर्द से चलाना शुरू कर देता है। जियांग पर अटैक करने के बाद मिंग उसे कहता है, लेडी हानि उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर भी खड़ी हो जाओ, फिर भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। तुम मेरी नज़र में सिर्फ कचरा हो और कुछ भी नहीं। फिर वो जियांग की तरफ देखता और कहता है, अब मैं तुम्हारा क्या करूं? जबकि वो अपनी टांग को पकड़कर चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मिंग को भी इस बात का अंदाजा होता है। मिंग कहता है, अब मुझे एल्डर्स इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैंने इस लड़के की टांग तोड़ दी है। दोस्तों, वो लोग पहले ही मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, मुझे इसके लिए सजा दी जाएगी। मिंग थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है। जाओनिंग उसे कहता है, ये तुम क्या करने वाले हो? मिंग जल्दी से अपने पाँव को उसकी टांग के ऊपर मारता है और इसकी बाकी की बची हुई हड्डियों को भी तोड़ देता है और कहता है, अब जबकि मुझे सजा तो मिलने वाली है और इसकी टांग को थोड़ा सा और तोड़ देते हैं। चलो, मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। जियांग बेचारा और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, कमीने कहीं के, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी टांग तोड़ने के बाद वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जी फैमिली के बहुत सारे लोग मिंग को ढूंढने में लगे हुए हैं क्योंकि उसने जियांग की टांग तो तोड़ा है। वो सारे एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं, जैसे ही वो लड़का तुम्हें मिले उसकी दोनों टांगें तोड़ देना, उसने हमारे मास्टर जियांग की टांग तोड़ी है। उनमें से एक बंदा उसके कॉटेज के अंदर भी आता है ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन मिंग हालांकि अपने कॉटेज के अंदर ही होता है लेकिन उसे मिलता नहीं क्योंकि वो किसी जगह के नीचे छुपा होता है। मिंग उससे कहती है, मास्टर अब तुम क्या करने वाले हो, आगे क्या करेंगे? मिंग उससे कहता है, अब हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, यहीं पर छुपेंगे जब तक कि रात नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने में लगे हुए हैं, अगर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे मार डालेंगे। मिंग कहता है, मुझे पहले अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए था और उसके बाद जियांग पर अटैक करना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिंग उसे कहती है, मास्टर हम लोग यहाँ से भागने के बाद कहाँ पर जाएंगे? मिंग उसे कहता है, ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं। हम लोग सिर्फ जंगल में जाकर छुप सकते हैं। जैसे ही रात होगी हम लोग जंगल की तरफ निकल जाएंगे। का सीन दिखाया जाता है जहां पर जी फैमिली के सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं।
जी फैमिली के हेड जिसका नाम वनशेंग जी है और ये मिंग के ग्रैंडफादर हैं। वनशेंग उन सबसे कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि मिंग कहाँ पर जा सकता है, वो कहाँ पर जाकर छुप सकता है। यहीं पर फैमिली हॉल में मिंग के दोनों अंकल भी होते हैं, यानी कि जियांग और यिंग के डैड भी वहीं होते हैं। जिंग के डैड उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने डैड से कहते हैं, फादर वो तो सिर्फ एक कचरा है, हमें उस कचरे के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर उसने जियांग की टांग तोड़ दी है और वो घर से भाग गया है तो ये तो अच्छा हुआ कि वो घर से अपने आप भाग गया है। यिंग भी कहता है, ग्रैंडफादर मेरे डैड बिल्कुल ठीक है। तभी वो एक जीनियस विंग हुआ करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल वो एक कचरा है। हमें उसके बारे में इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रैंडफादर, मैंने आपके कहने पर उसके मेरिडियंस को कट किया था ताकि वो सारी ज़िंदगी कल्टीवेट ना कर सके। अब वो एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे घर से भागना है तो भागने दे, हमारी फैमिली में एक कचरा कम हो जाएगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो घर से भागकर मेपल लीफ सिटी में चला जाए और वहाँ पर जाकर होंग फैमिली वालों से सारी बात को जान ले कि वहाँ पर क्या हुआ था, उसके फादर और मदर की मौत कैसे हुई थी। अगर उसने होंग फैमिली वालों से इस बारे में पूछा और होंग फैमिली वालों ने उसे सारे बारे में बता दिया तो इससे हमारी जियांग फैमिली को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जियांग के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उन सबसे कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारे लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों को उसके ऊपर तरस आ गया था। अगर उसके मॉम डैड के साथ इस लड़के को भी मार दिया होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। और अब जरा देखो तो सही, उस लड़के की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। उसने मेरे प्यारे बेटे जियांग की टांग तोड़ दी है। एक बार वो लड़का मुझे मिल जाए, उस दिन तो तुम लोगों ने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। जिंग की डैड उसे कहते हैं, ब्रदर तुम्हारे लिए ये बात करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जी का बेटा है जो कि हमारा भाई था। कोई भी अपने भतीजे को अपने हाथों से नहीं मारना चाहेगा। हम में से किसने सोचा था कि वो तुम्हारे लड़के की टांग तोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। और वैसे भी उसके डैड को तो चलो हम लोगों ने मार डाला, लेकिन उसकी मॉम ने तो कुछ भी नहीं किया था। और यहीं पर जिंग के डैड कुछ बताने लगते हैं। जियांग के डैड ने शायद उसकी मॉम को मारा है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर उनको वहीं पर चुप करवा देते हैं और साथ ही वो जिंग के डैड पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंग के डैड पर यह सारा इल्जाम लगाने की, जबकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज जी जिंदा होता। होंग फैमिली के यंग मास्टर को वैश्याना के अंदर नशे की हालत में तुमने मारा था, क्योंकि तुम्हारी जगह पर हमें जी को बलि का बकरा बनाना पड़ा। मिंग के डैड को मरना पड़ा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। यंग के डैड काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं, डैड आपने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं बल्कि जी शेंग के लिए किया है। जी शेंग भी ग्रैंडफादर का एक पोता है, लेकिन वो घर छोड़कर चला गया है या फिर कई बार गायब हो गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम जी शेंग के साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हो? जी शेंग तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। हमारी जी फैमिली का फ्यूचर जी शेंग के हाथों में है। जल्दी से अपने कुछ लोगों को गांव के बाहर भेजो। मुझे मिंग हर हाल में चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे मेरे पास लेकर आओ। जैंग की डैड कहते हैं, फादर क्या आप चाहते हैं कि हम बस उसको ऐसे ही पकड़ कर ले आए? एंड फादर उसे कहते हैं, वो भी मेरा एक पोता है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ बुरे तरीके से पेश आऊं। तो मैं अपने बेटे की टांग का बदला लेना है तो उसकी दोनों टांगें तोड़ देना और फिर उसे यहाँ पर ले आना। फिर वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर हमारी इस फैमिली के घर में रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते के साथ इस तरह का कुछ हो, क्योंकि हमने अपने बेटे को पहले ही मार दिया है। नेक्स्ट सीन उस पुरानी कुटिया का दिखाया जाता है। जब रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मिंग निकलता है और कहता है, उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मैं अभी तक अपने घर में ही छुपा हुआ हूँ। रात हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। मिंग जैसे ही दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो एक ही फैमिली में रहते हैं, तो वहीं पर उसे जियांग के डैड की आवाज़ आती है। वो रात के वक्त उन्हें एक ड्रीम आता है, जिसकी वजह से वो उठकर बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं, जी मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ। उसकी वाइफ उसे कहती है, क्या हुआ, क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है? मिंग अपने डैड का नाम सुनने के बाद वहीं पर कान लगा लेता है और कहता है, ये तो यूंग के डैड और उसकी मॉम है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। उसे मेरे डैड के बारे में कोई बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? यूंग की मॉम उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जी को मरे हुए कई साल गुजर चुके हैं, अब भी तुम्हें उसके बुरे सपने आते हैं? अब तो तुम्हें ये सबको भूल जाना चाहिए। यूंग के डैड कहते हैं, मैं भी उसके बारे में याद नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि आज की मीटिंग में हमने उसके बारे में बात की थी, इसी वजह से मुझे उसका बुरा सपना आ रहा है। वो आज भी मुझे सपने में आके मुझे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है। यूंग की मॉम उसे कहती है, मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ। तुमने जी हुई को नहीं मारा, हालांकि जी हुई ने अपनी मर्जी से तुम्हारा इल्ज़ाम अपने सर पर लिया था और मास्टर होंग को उसने मारा है, लेकिन जी हुई को तुमने नहीं मारा, हमारे फादर ने मारा था, क्योंकि फादर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
जी हुई के मुकाबले में तुमसे ज्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने जी हुई को मार डाला तुम्हारी जगह पर। और यही बात दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर लिंग के डैड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यांग के डैड कहते हैं, ये सारी गलती जी हुई की अपनी है। जी हमारे सेक्टर को छोड़कर जाना चाहता था। वो हावियन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो एक स्काई कैप्टर बन सके। अगर वो वाकई में ऐसा कर देता तो हमारी जी फैमिली बर्बाद हो जाती और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे ग्रैंडफादर ने उसको मारकर इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाया है। यांगन की मॉम उसे कहती है, तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि वैशाहाना में तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी। इसी वजह से तुमने गुस्से में उस लड़के को इतना सारा मार दिया कि वो लड़का मर गया। तुमने मास्टर होंग को जानबूझकर नहीं मारा, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर जी हुई तुम्हारी जगह पर अपनी बलि देता तो अब तक तो तुम होंग फैमिली के हेड्स के हाथों मारे गए होते। मिंगती उनकी सारी बातें सुन लेता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है, तो इसका मतलब मेरे अपने ही दादाजी ने मेरे डैड को मारा है, यानी कि अपने ही बेटे को मार डाला, वो भी अपने दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए। मेरे डैड को बलि का बकरा बनाया गया है। उसी वक्त जिंग के डैड को भी कुछ महसूस होता है, जैसे बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा हो। वो जल्दी से आकर दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, कौन है यहाँ पर? लेकिन मिंग वहां से भाग जाता है। मिंग भागते हुआ गली के अंदर चला जाता है। अब मिंग काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो होंग फैमिली से बदला लेने की फिराक में है कि कब वो मैपलीफ सिटी जाएगा और होंग फैमिली से बदला लेगा। लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि उसके अपने ही दादाजी ने उसके डैड को मारा है। मिंग से कहता है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। तुम्हारे पास चाहे कोई सा भी मेथड हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही दर्द देने वाला क्यों ना हो, मैं उस मेथड को सीखूंगा और अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मैं इन सारी जी फैमिली वालों से बदला ले सकूं। मिंग उसे कहती है, ठीक है मास्टर। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। मिंग उस जंगल में जाने के बाद ही स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसके फर्स्ट स्टेप, जिसका नाम फ्लैश स्टेप है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 02 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।